वेलकम स्टूडेंट्स, हम आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस के मुतालिक। ठीक है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि अ स्टील केबल 2 मीटर लॉन्ग हैज़ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास स्टील केबल है। ठीक है, उसकी हमें लेंथ बता दी गई है। ठीक है, और साथ ही में ये कहा गया है कि उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो 0.30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि अगर उस वायर को हम लोग कट करें, ठीक है, अब जब किसी भी चीज़ को हम एक 90 डिग्री के एंगल पे कोई प्लेन उसको कट करे, इस वायर को अगर कट करेगा, या फिर हम मिसाल ले लेते हैं नाइफ से इसको कट करें एक 90 डिग्री के एंगल पे, मैंने ऊपर इसके नाइफ रखी, ठीक है, और इसको मैंने कट किया, तो मेरे सामने जो फेस मुझे नज़र आएगा ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसकी वैल्यू हमें बता दी गई है। और उसके बाद हमें बताया गया है कि अब 550 किलोग्राम मिलिंग मशीन इज़ नाउ हंग फ्रॉम द केबल। ठीक है, ये जो हमारे पास एक केबल है, वायर थी, उसके साथ हमने एक मशीन, एक ग्राइंडिंग मशीन जो है हमने लटका दी है। ठीक है, जिसका वज़न, जो मैस है, वो भी हमें बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें ये कहा गया है कि डिटरमिन द स्ट्रेस, द स्ट्रेन एंड द एलोंगेशन ऑफ द केबल। जाहिर बात है कि जब इस वायर के साथ ये मिलिंग मशीन लटकेगी तो उसके वज़न की वजह से इसमें थोड़ी सी एलोंगेशन आएगी, थोड़ा सा जो है जो स्ट्रेस है उसकी वजह से इसकी जो लेंथ है उसमें चेंज आएगा। ठीक है, हमने इसीलिए जो स्ट्रेस है वो फाइंड करना है, उसकी वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है वो फाइंड करना है, और ये देखना है कि जो हमारी केबल है उसकी लेंथ में कितना चेंज आया है। और हमें साथ ये बता दिया गया है कि assume that the Young's modulus for steel is 20 into 10 raised to power 10 पास्कल। ठीक है, तो जो यंग्स मॉड्यूलस है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो हमारे पास रेशो है, उसकी भी वैल्यू हमें बता दी गई है। तो हम आगे अब चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा मौजूद है। हमें सबसे पहले तो ये बता दिया गया है कि जो हमारे पास लेंथ है केबल की, वो हमारे पास है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर हमारे पास लेंथ मौजूद है। और उसके बाद हमें बताया गया है कि जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 0.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि जो लेंथ है वो भी एक स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में है, तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग जो एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सेंटीमीटर्स हैं उनकी कन्वर्जन कैसे होती है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल होते हैं 1 मीटर के। सही, दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ, 1/100 मीटर के। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर नहीं है बल्कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि 2 सेंटीमीटर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/100000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आगे आ जाएगा कि 0.30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1/00 इंटू 0.30। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करके लिखें तो हमारे पास आंसर आता है 3.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमें ये बता दिया गया कि जो हम लोगों ने ग्राइंडिंग मशीन इस वायर के साथ हैंग की है, उसका जो मैस है वो हमारे पास है 550 किलोग्राम। ठीक है, और फिर हमें कहा गया है कि हमने स्ट्रेस फाइंड करना है। ठीक है, साथ ही स्ट्रेन फाइंड करना है। ठीक है, और साथ ही जो इलोंगेशन हुई है, जो हमारी लेंथ वायर की इंक्रीज हुई है, यानी कि डेल्टा एल, वो भी हमें फाइंड करनी है कि वो क्या है। चलें, अब हम अपना सॉल्यूशन का जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि जो हमारे पास स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस को हमने फाइंड करना है, और स्ट्रेस हमें पता है कि वो होता है फोर्स पर एरिया। ठीक है, कि हम किसी एरिया पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फोर्स हमारे पास क्या लग रही है, ठीक है, फोर्स हमारे पास इस वायर के ऊपर ये लग रही है कि जो हमने उसके साथ मैस अटैच किया है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जब ये खिंचेगा,
ये जो मैस हमने लटकाया इसका जो वज़न है एक्सेलरेट होगा ग्रेविटी की वजह से, तो वो जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मैस से, तो हमें पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक हमारे पास फोर्स लगती है। ठीक है, उस फोर्स की वजह से जो है हमारी जो वायर है उसमें एक एलोंगेशन आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ के मुताबिक जो हमारे पास फोर्स एक्सर्ट हो रही है उस वायर की लेंथ के ऊपर, वो हमारे पास इक्वल है मैस उस ग्राइंडिंग मशीन का इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और नीचे हमारे पास एरिया भी गिवन है। अब हम इनकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास मैस जो है वो हमारे पास है 550 किलोग्राम। ठीक है, और उसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम लोग लिखते हैं तो वो हम लोगों के पास आमतौर पे वैल्यू होती है 9.8। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन के चूंकि हम लोगों के पास यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि हमारे पास किलोग्राम है, तो किलोग्राम के लिए आसानी अगर हम लोग अपने लिए बनाएं कि ताकि हमारे यूनिट्स जो हैं वो इजी फॉर्म में आ जाएं, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं किलोग्राम से। ठीक है, अब देखें यहाँ से जब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मैं देख रहा हूँ कि जो ऊपर वाले मेरे पास यूनिट्स हैं वो बन रहे हैं न्यूटन के। ठीक है, न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, यानी कि मेरे पास ये बन जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, कितने इजी यूनिट्स हो गए ना। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 9.8 न्यूटन किलोग्राम। ठीक है, इनवर्स हो गए उसकी वैल्यू, और साथ ही मेरे पास जो एरिया है उसकी वैल्यू है 3.0 इंटू 10⁻⁻⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको जब मैं फर्दर कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मुझे पता है कि 1.8 इंटू 10⁸ पास्कल्स के इक्वल होता है, और पास्कल्स मेरे पास स्ट्रेस के यूनिट्स हैं। ठीक है, अब हमने स्ट्रेस तो फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेन हमने फाइंड करना था, और स्ट्रेन जो है हम लोग के पास वो आमतौर पे तो लेंथ के लॉन्गेशन को शो करता है। ठीक है, लेकिन हमें तो डेल्टा एल की वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और कौन सा फॉर्मूला हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग अपना जो है ये स्ट्रेन जो है निकाल सकें। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू भी बताई गई है। ठीक है, और यंग मॉड्यूलस हम जानते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि जो हम लोगों को ई की वैल्यू गिवन है यंग्स मॉड्यूलस की, वो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, तो हमें ये आसानी हो गई कि हमने स्ट्रेस तो फाइंड आउट कर लिया और ई की वैल्यू भी हमें गिवन है जो बल्क मॉड्यूलस है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हम स्ट्रेन इधर लेके जाएं ई की जगह, तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेस ओवर ई। ठीक है, और इसकी जब हम लोग वैल्यू डालें तो हम लोग के पास आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁸ पास्कल जो हम लोग के पास स्ट्रेस की वैल्यू आई थी, और ई की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू हमें गिवन है 200 इंटू 10⁻⁹ पास्कल। ठीक है, जब हम इसे फर्दर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻⁴, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये रेशो है दोनों का, और ये पास्कल पास्कल आपस में कट जाएंगे, तो इसलिए हम लोग के पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि हम लोग डेल्टा एल कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं तो ये भी कहा गया कि हम लोगों ने जो इलांगेशन है उस वायर के अंदर वो भी कैलकुलेट करनी है। तो वो हम ऐसे करेंगे कि हमें पता है कि जो स्ट्रेन है, ठीक है, वो इक्वल होता है डेल्टा एल बाय एल। अब यहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं हमने स्ट्रेन की वैल्यू तो निकाल ली और एल भी हमें गिवन है, तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे कि स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, स्ट्रेन हमें पता है कि वो है 9 इंटू 10⁻⁻⁴ हम लोग के पास आया, और हम लोग के पास लेंथ थी वाई की 2.0 मीटर। ठीक है, तो हम लोग के पास जो चेंज आया लेंथ के अंदर वो आ जाएगा 0.0018 मीटर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने स्ट्रेस, स्ट्रेन और उसके बाद वायर में इलोंगेशन का मेथड हम लोगों ने यूज़ करते हुए उसकी वायर में इलोंगेशन निकाली है।